अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मुझे ये लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ को एक और सुबकी का सामना हो चुका, अगर वो महसूस करें तो। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि मुल्क के इख्तलाफ, मुल्क की सियासत के इख्तलाफ, किसी मामले के ऊपर इख्तलाफ मुल्क के अंदर रहने चाहिए, यहाँ पे बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, बानी तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिखना था, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करना था। क्या फ़ायदा हुआ कि आज IMF ने जब जवाब दिया, उन्होंने ये तस्दीक की कि 28 फरवरी को उनको ख़त मिला और ख़त के जवाब में उन्होंने कहा कि IMF का मैंडेट माशी मसाइल है, माशी इस्लाहात है, उनका सियासी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। सियासी मसाइल ना उनका मैंडेट है और ना ही उसके ऊपर बात कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि IMF चाहता है, तजवीज़ करता है कि पाकिस्तान एक नए प्रोग्राम के लिए तजावीज़ लेके सामने आए, IMF से रब्ता करे और पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। इसी हवाले से अगर ये ख़त ना लिखा जाता तो शायद तलखी में कमी आती, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की अपनी एक पॉलिसी और लाइन है, न जाने क्यों लिखा, क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिल हुआ। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पसंद और नापसंद की बहस को छोड़ना होगा, बिल्कुल दुरुस्त, एक टेबल में बैठना होगा, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन उसके लिए फिर अगर आप किसी और से वुसअत क़ल्बी का तकाजा कर रहे हैं तो फिर आपको भी खुद हुकूमती ऐवान में बैठने की वजह से वुसअत क़ल्बी जो है वो दिखानी चाहिए, दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा टैक्स, इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स चोरी एक बड़ा ही मामला है और टैक्स चोरी का मामले की वजह से पाकिस्तान की मईशत नहीं चल पा रही। यहाँ पे हालत यह है कि पाकिस्तान की अवाम अमीर लेकिन मुल्क गरीब। यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब तर हो गया, सफ़ेद पोश तबका जो है वो मज़ीद प्रॉब्लम का शिकार है। मिडिल क्लास एक ज़माने में हुआ करती थी, वो ना होने के बराबर रह गई, लेकिन जो अमीर है वो अमीर तर होता चला गया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पावर है, सोर्सेज हैं, टैक्स चोरी भी कर लेंगे, टैक्स माफ़ भी करवा लेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। जबकि गरीब जो है वो अगर अपना बिल प्रॉपरली ना भर सके या बिल की इकसाद ना भर सके तो उसके लिए बिजली काटने के लिए या गैस काटने के लिए महकमे जो है वो पहुंच जाते हैं। बहरहाल अगर वज़ीर आज़म साहब समझते हैं कि टैक्स चोरी को रोकना चाहिए तो इस्लाहात भी हुकूमत ने करनी है, ऐवान ने करनी है, इन सियासतदानों ने करनी है, ब्यूरोक्रेसी ने साथ ऑन बोर्ड होना है और उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी है। अच्छी बात है, ये करनी चाहिए। इस मौजू को भी आज हम देखेंगे। एक और मामला मखसूस नशिस्तों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में रिव्यू किया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को अलॉट की गई थी उनको हलफ लेने से रोक दिया था। अब अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट ये है कि ये वो नशिस्तों का जो मामला है उसका इतलाक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की हद तक होता है, उसका इतलाक ना सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर उसका इतलाक नहीं होता। चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उन प्रोविंसेस के जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें भी रिस्पेक्टिवली इस चीज़ को चैलेंज किया, लेकिन अभी तक बहरहाल उधर से कोई वो नहीं आया। और इस तमाम सूरत हाल के बाद पंजाब कौमी असम्बली में और सिंध असम्बली में हलफ उठवाए गए मखसूस नशिस्तों पे जो भी लोग जिनके नोटिफिकेशन किए इलेक्शन कमीशन ने, और इसी वजह से इन असम्बलियों का मामला जो है वो एक मछली मंडी बन गया। लोग और नाराजनी हुई, हर चीज़ हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नुक्ता नज़र ये है कि उनका हक है जो किसी और जमात को दिया जा रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन चूंकि अपना फैसला दे चुका और मामला अदालत में है तो पता लग जाएगा कि कौन ठीक और कौन गलत। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट जो मैं देखता हूँ, मेरे नज़र में सामने आई, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो बात की गई कि बारिश के हवाले से जो मुतासिर है उनकी जो एड का ऐलान किया, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम मरकज़ के साथ वर्किंग रिलेशन रखेंगे, राब्ते रखेंगे ताकि सूबे को आगे लेके जाया जाए, मईशत को बेहतर किया जाए। ये अच्छा साइन है। सियासत अपनी जगह पे, नजरिए का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मुल्क चलाने के लिए आगे जाना चाहिए। नाज़रीन, कल सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। सदर जरदारी और महमूद खान अचकज़ई आमने सामने हैं। गो कि महमूद खान अचकज़ई ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं तो इसको मुलतवी कर दिया जाए, जो मेरे ज़राए के मुताबिक मुस्तरद कर दिया गया है उनकी ये रिक्वेस्ट। और कल 12 इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब देखने हैं कि नया सदर मुमलिकत पाकिस्तान कौन बनते हैं और ऐवान जो है वो किसको मुंतखब करता है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने अभी तक वोट देने की हामी नहीं भरी, ना जरदारी साहब को और ना ही महमूद खान अचकज़ई साहब को। अब देखें कि वो कल अपना फैसला करते हैं या कल इस सारे प्रोसेस से वो बाहर रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर अपने पैनलिस्ट की गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। नसीम सिद्दीकी साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुसरत नियाज़ी साहबा शरीक गुफ्तगू हैं, हमारे साथ पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुस्लिम परवेज़ साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। राना अरशद साहब, ये फरमाइएगा कि पंजाब असम्बली में हलफ ले लिए गए और वो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो IMF को खत लिखा गया और IMF ने जवाब दे दिया, एक तो तस्दीक हो गई कि बानी तहरीक इंसाफ ने खत लिखा था और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि सियासी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है उनका, वो मुआशी मसाइल को देखते हैं, उनका मैंडेट नहीं है। इस सारी एक्सरसाइज से क्या हासिल हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काशिफ भाई आपका मशकूर हूँ और बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि हर पार्टी का मंशूर अच्छा है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अगर 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन देखा जाए, जब RTM सिस्टम बैठ गया और जब हमारा मैंडेट चुराया गया, सब कुछ हुआ, तो आज जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, यहां पर अगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI वाले जीते तो वेल डन। यही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, ICP इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है पूरे पाकिस्तान में। चारों सूबाई असम्बलीज, कौमी असम्बलीज, शमूल इस्लामाबाद, फेडरल कैपिटल। तो इशू ये है, हम तो हमेशा सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत राय से अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत बना चुके हैं। उसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर गवर्नमेंट बनाई और बलूचिस्तान में हमने कंबाइन गवर्नमेंट बनाई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में PTI के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मुसरत नियाज़ी साहबा, आपके सामने भी ये सवाल रखूंगा। ये फरमाइएगा कि IMF को खत लिखा गया बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से, IMF ने तस्दीक कर दी और जवाब भी दे दिया कि उनका सियासी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। क्या हासिल हुआ इस सारी एक्सरसाइज से? बेहतर नहीं था कि अपने मुल्क के इदारों, मुल्क के सियासी लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू की जाती और उस गुफ्तगू के तनाजुर में कोई हल तलाश किया जाता? इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप मुल्क के मईशत के हवाले से इस तरह का इकदाम उठाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ भाई, बात दरअसल ये है कि IMF को ख़त जो लिखा है बानी PTI ने, मैं समझती हूँ इनकी एक और संगीन गलतियों में से एक बड़ी गलती ये भी है कि देखिए जो अंदरूनी मामलात हों, चाहे वो सियासी हों चाहे मुआशी हों, कोई भी इख्तलाफ है तो वो मिल बैठकर एक टेबल टॉक के ज़रिए मैं समझती हूँ कि उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए, ना कि हम अपने मुल्क की और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जग हसाई करें और जनाब हम उसको IMF में ले जाएं। आप क्या चाह रहे हैं कि मुल्क किस दहाने पे आए? मुल्क जो है ना, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, कि वो श्रीलंका का मंजर पेश करे तो आप खुश होंगे? देखिए बात दरअसल ये कि जहाँ मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू ना करें। जहाँ KPK के अंदर आपको मेजोरिटी मिली है तो वो बहुत ठीक है। वहाँ इलेक्शन कमीशन कहाँ से आया था? वो भी यही इलेक्शन कमीशन वाले थे, यही इदारे थे, यही सब कुछ था। वहाँ तो ओके सब कुछ ना। और जहाँ कहीं और आपको मैंडेट नहीं मिला तो आप उसको कहें कि जी वो गलत है, वो जो है ना रैगिंग हुई है, तो खुदारा ये ना करे। मैं समझती हूँ कि इमरान खान ने एक संगीन मजाक भी उड़ाया है, एक संगीन गलती की है। वो ना सिर्फ अपनी पार्टी के साथ की है बल्कि मुल्क और आवाम के साथ भी की है। देखिए एक उनका पॉलिटिकल कैरियर है, मैं समझती हूँ डे बाय डे वो उसको ख़राब कर रहे हैं। देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जब वो इक़्तिदार में थे तो कहते थे मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये करप्ट हैं, और आज कहते हैं कि जी ये धांधली शुदा लोग हैं। तो फिर ये फरिश्ते कहाँ से लाएंगे? क्या ये अकलौते ही हैं कि जो बिल्कुल ठीक हैं बाकी लोग गलत हैं? ऐसा नहीं होता। मुल्क जिस दहाने पे है, हमें मौशियत को बेहतर करना है, हमने मुल्क के नौजवानों को बेहतर सिमत में लेके जाना है, तो उसके लिए आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तमाम इदारों के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ेगा काशिफ भाई। ये नहीं होगा कि जो आप कहेंगे वही होगा। आप यहाँ कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसीज़ होती हैं और सियासत के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते। जी राना अरशद साहब, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी मैं काशिफ भाई ये अर्ज कर रहा था कि जो IMF का
2018 में इनका एमओयू था, फिर वो 2019 में आपको पता है कि जैसे मियाँ शबाशी साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर बात की, बिलावल साहब ने बात की कि मसाके मशीयत करें तो हमारा मजाक उड़ाया गया। ये सारा किया धरा पीटीआई की गवर्नमेंट ने ही पाकिस्तान के ये हालात पैदा किए हैं। अब 2018 और 2024 का कंपैरिजन करें, उस वक्त भी जब हमने आइन के मुताबिक अदम इत्मीनाद करके हम गवर्नमेंट में आए तो उस वक्त भी पीटीआई ने यही किया था। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट थी और उन्होंने लेटर लिखे थे और उनके जो साबका फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे तरीन साहब, उन्होंने तौसीक भी की। तो आज मैं ये सिर्फ करना चाहता हूं कि पीटीआई वाले कहते हैं कि हम हों तो ठीक है, अदरवाइज ना तो वो अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हैं और ना ही वो कानून का एहतराम करते हैं। आज आप ये देखें कि जो लेटर बानी पीटीआई के कहने पे लिखा गया वो एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी हकूक और पाकिस्तान को आगे जाता हुआ देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं करते। जो 28 फरवरी का लेटर है वो इस चीज की निशानदही करता है कि ये माइंडसेट जो है ये किसी बैरूनी एजेंडे पर पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करते हैं। और आईएमएफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका जवाब आया है, मैं समझता हूँ वो बड़ा पॉजिटिव है। और इंशाल्लाह असेंबली पंजाब की हो या सिंध की हो या कौमी असेंबली हो, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश हैं। तमाम तर तहफ़्ज़ात अपनी जगह पे, हमको खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को भी बिल्कुल ऑन करते हैं और हम समझते हैं कि वो भी अपना रोल प्ले करें, लेकिन नेगेटिव एक्टिविटीज को और फ्लड एरिया हो या मैं समझता हूं बारिशों का मौसम आ चुका है और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा में गए हैं तो हम उन्हीं जो लोग हमारे वोटर हों या पार्टी के हों या पीटीआई के हों, क्रॉस द बोर्ड उनको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे पंजाब में हमने रमजान पैकेज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं करना चाहता हूं कि लेटर का लिखना और ये एक नेगेटिव, ये पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के मौजूदा महंगाई को कम करने वाले हमारे एजेंडे में रुकावट है, जो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इंशाल्लाह ये उनकी बातें जो है ये नाकाम होंगी। जी ठीक। मुस्लिम परवेज साहब, तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से आईएमएफ को खत लिखना गलत इकदाम, और अगर गलत इकदाम है और उसका जवाब भी आ गया, उसने कुछ हासिल भी नहीं हुआ, तो आप नहीं समझते कि खामखा एक सुबकी का सामना करना पड़ा और ऐसे ही मजीद तलखी को जो है वो बढ़ाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो ये किसी हद तक ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो मुल्क के ख़िलाफ़ है। घर की लड़ाई को घर में ही तय होना चाहिए, बाहर जो है चौराहे में जो है हांडी को नहीं फोड़ना चाहिए। इस हद तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी समझना चाहिए कि आखिर आईएमएफ को हम अपने सर पर क्यों मुसल्लत करें। ये बात जो है मेरा ख़्याल है कि गैर मुनासिब है, और जो भी हमारी हुकूमतें रही हैं उनको भी ये सोचना होगा कि वो अपना कोई मस्बत प्रोग्राम देने से कासिर क्यों रही हैं और क्यों आज भी हम अपना प्रोग्राम देने से कासिर हैं। क्यों नहीं हम ये करते कि उनके कोई प्रोग्राम देने से पहले अपने तौर पर हम ये कहें कि हमारा ये प्रोग्राम है और इस तरीके से हम मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। हम क्यों आईएमएफ को ये मौका फ़राहम करते हैं कि वो अपनी जो है डिक्टेशन हमारे ऊपर थोपे, वो अपनी शराइत हमारे से जो है मनवाए और वो ये कहे कि आपको ये नहीं और ये करना है और ऐसे नहीं और ऐसे चलना है, आपकी चाल भी ये होगी, आपकी सुबह का नाश्ता भी ये होगा, दोपहर का खाना भी ये होगा और रात का डिनर भी ये होगा। ऐसा हम क्यों करने का मौका किसी बाहर वाले को फ़राहम करते हैं? देखिए, पाकिस्तान यही मुल्क है ना जिसका हम कहते हैं कि उस वक्त जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हमने जर्मनी को भी कर्ज़ दिया, हमने दूसरे मुल्क को भी कर्ज़ दिया। हम ही वो मुल्क हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों की एयरलाइंस भी बना दी। हम ही वो मुल्क हैं जिन्होंने बहुत सारे दीगर ममालिक को तरक्की दे दी, चाहे वो यूरोप के ममालिक थे या हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक थे। सवाल ये पैदा होता है तमाम तर वसाइल जो हमारे पास मौजूद हैं उसके बावजूद हम तरक्की करने में क्यों नाकाम हैं। इसके असबाब भी तलाश होने चाहिए और इस पर काम भी होना चाहिए। फिर वो चीज़ें सामने आनी चाहिए कि हमारे पास ये मसलन एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
यानी हमें इस पर भी जी बात करनी चाहिए और बहुत डट कर बात करनी चाहिए कि हम ये कह रहे हैं कि ईरान से अगर हमने गैस लाइन को आगे न बढ़ाया तो हमें उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट $11 बिलियन आई थिंक सो। तो ये ठीक है, वो एक्सटेंड हो जाएगा, वो हमें छोड़ देगा या ईरान या दोस्ती में या भाईचारे में या पड़ोसी होने के हवाले से। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये मुआहदा उनके साथ कर रहे थे उस वक्त हमने क्यों नहीं सोचा कि हम ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और अब अगर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं तो हम क्यों नहीं ये जुर्रत करते कि हम बात करें, IMF से करें, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से करें, उन लोगों से करें कि जो हमें करते हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि $5 बिलियन पर एनम जो है हम बचत कर सकते हैं उसके नतीजे में, सस्ता होने के नतीजे में भी और फिर दूसरी तरीके से भी। और इतना ही अगर हम पेट्रोल भी उनसे ले लें तो तकरीबन इसका मतलब ये है कि हम जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस आता है, तो अगर $10 बिलियन हम सिर्फ इस चीज़ में लेते हैं और फिर हम अपनी दूसरी चीज़ों को भी प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, आगे लाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो ठीक हो सकती हैं। देखिए, एक तो वो तरीक़ा है जो हम कहते हैं कि जी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, उनके पास अपनी कैलकुलेशंस हैं कि जी PIA को हम प्राइवेटाइज़ कर देते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि PIA से ज़्यादा जी जो है वो नुकसान में और दीगर जो इलाक़े हैं या हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हैं वो हमारे से ज़्यादा दुरुस्त पैसे ले रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम PIA को क्यों कर दें। हमारा कहना ये है कि आप ठीक से मैनेजमेंट क्यों नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हबीब बैंक लॉस में था, यूनाइटेड बैंक लॉस में था, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लॉस में था, ये सब कैसे प्रॉफिट में चले गए। बाइको लॉस में था, पीको जिसे कहते थे, ये सारे कैसे प्रॉफिट में आ गए। क्या वजह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन्हीं जगहों से मुनाफा करता है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उन्हीं जगहों से लॉस करता है। ये हमें समझना होगा, सोचना होगा कि कहाँ पर जो है हमारी ठीक गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, खराबियाँ हैं, उनको हम दूर क्यों नहीं कर सकते। इसको हमें बिल्कुल प्लान करना होगा, जी सबको ठीक साथ मिलकर, साथ मिलें, बैठें और उन खराबियों को जहाँ जहाँ हैं उनको दूर करें। किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आए, किसी के दबाव में ना आए, चाहे वो हुकूमत के जी ठीक पास हो, मुकामी सतह पर हो या बैनुल-अक़वामी दबाव हो, सबके साथ जो है पूरी सारी कौम मिलकर एक साथ खड़ी हो और पूरे उन तमाम दबाव को जी जो है ठीक रद्द करके अपनी मईशत को लेकर आगे चलने की मनसूबाबंदी करे। और जब तक ये ठीक से मनसूबाबंदी नहीं होगी, अब IMF भी ये कह रहा है कि आप अगले उसमें आ जाएं प्रोग्राम में, हम भी यही कह रहे हैं कि हमें अपने अगले प्रोग्राम में जाना चाहिए। जब ये नई हुकूमत आई थी, जब भी यही कह रही थी अगले प्रोग्राम में चले जाएं। तो ये प्रोग्राम दर प्रोग्राम होते होते मैंने बताया कि शुरू में ही कि जो मुल्क कर्ज दे रहा था वो मुल्क अब इतना मकरूज हो चुका है कि जी $150 बिलियन से ऊपर निकल गया है। फिर उसके जी ठीक सूद हैं, फिर चीज़ें। जी ठीक आपका मुस्लिम जी, आपका आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, IMF को खत लिखने का मोटिव क्या था? मोटिव हासिल नहीं हुआ, खामखा सुबकी का सामना नहीं करना पड़ा। और यही बात अगर यहाँ पाकिस्तान में बैठ के की जाती तो एक नई डिबेट, एक नया महाजना खुलता तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए। क्या कहेंगे सर? अच्छा, काशिफ साहब माशाल्लाह आप बहुत अच्छे एंकर हैं, साफी भी हैं। देखें, आप एक चीज जो है ना वो इम्पोज कर रहे हैं कि जी सुबकी हुई है। ये तो आपके अपने ख्यालात है ना कि सुबकी हुई है। अगर तो ये मुल्क जो है हमारा ये बड़ा खुद मुख्तार होता तो फिर तो शायद मैं कहता कि नहीं भी हमें बाहर जाके ऐसी बात लेटर नहीं लिखना चाहिए थी। जो मुल्क आप जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं वहां जाके आप कर्जे के लिए भीख मांगते हैं, आप कशकोल उनके आगे सामने रखते हैं, तो फिर दुरुस्त इंटेग्रिटी की बात किया करें, इंटेग्रिटी की बात ना किया करें। और ये वो हुकूमतें IMF से कर्जा ले रही हैं जो 35 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। और आपने पढ़े IMF की क्या शराइत होती हैं, किस तरह वो जूस निकालते हैं अपना आपकी आवाम का। आप आवाम में जाए ना, आप ये जो लैंड क्रूजर में लोग फिर रहे होते हैं या आप कोसार में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, इनको ना देखें, आप आवाम को देखें कि इस IMF के कर्जे की वजह से वापस कौन करता है? आवाम। आवाम ने किसको वोट दिया? अवाम ने PTI को वोट दिया। अभी बात हो रही थी धांधली जी पेशावर में नहीं हुई, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा के आपको पता है कि डायनामिक्स किस किस्म के हैं। अगर वहां पे आरोज ने जो रिजल्ट दे दिया था और उसमें वो हेरा फेरी करने की कोशिश करते, कोशिश वहां पे भी हुई है, वहां पे भी धांधली करने की कोशिश की गई, लेकिन आपको पता है कि वहां पे कत्लो गारत हो जाती। मैं यहाँ पे बैठ के चैलेंज करता हूँ अपनी बहन को भी, राणा साहब को भी, मैं कसम खा के कहता हूँ अपने माँ बाप की कि पंजाब में बदतरीन धांधली हुई है, जाली फार्म 47 दिए गए हैं। कराची में बदतरीन धांधली हुई है, जाली मैंडेट दिया गया। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ये दोनों भी कसम खा के कह दें कि जी बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं और जो असेंबली में लोग
बैठे हैं वो बिल्कुल असली बैठे हुए हैं। बात यह है कि देखें, इस मुल्क के अंदर आप जब तजिया करने लगते हैं ना, तो आपको तमाम तमाम चीज़ों के बारे में करना चाहिए, किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम अगर बहुत पीछे भी नहीं चले जाते, निज़ाम ख़राब है इसका, उसमें नाम आ जाता है जरदारी साहब का, इमरान खान का, नवाज शरीफ का, सारा मलबा जो है वो सियासतदानों पे डाला जाता है। 2013 के आपको इलेक्शन याद होंगे, जरदारी साहब ने कहा था ये आरओस के इलेक्शन थे, और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साबिक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उनका बड़ा अमल दखल रहा था। फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन हुए जिसमें कहा गया कि आरटीएस बैठ गया। किसने बिठाया आरटीएस? जो एक जमात अभी इलेक्शन लड़ रही है वो हुकूमत में नहीं है, निगरान हुकूमत मौजूद है, स्टैब्लिशमेंट मौजूद है, तो ये गड़बड़ कौन करता है? जरा इशारा उनकी तरफ होना चाहिए, उनकी तरफ बात होनी चाहिए, और बिल्कुल मैं कहता हूँ मुल्क को लेके आगे चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ना, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो ये बात करती अच्छी नहीं लगती लेटर वाली, जी क्योंकि जी मोहतरमा भुट्टो जी जो जी कि बहुत एक पायेदार लीडर थी पाकिस्तान की, मैं उनको बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ, उन्होंने भी वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखा था। जब आपके अपने मुल्क में आपकी कोई बात ना सुनी जाए तो फिर आप इंटरनेशनली जाते हैं, कलभूषण का केस हो या मजीद चीज़ों का, आपको इंटरनेशनली जाना पड़ता है। तो पीटीआई ने, अगर चेयरमैन ने ये समझा कि अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है और आईएमएफ से जो भी अपना डील होगी उसका खमियाजा तो अवाम ने भुगतना है, और ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है। इस जी बात को समझ कोशिश करें ना आप कि ये तो अवाम के नुमाइंदे हैं नहीं, ये तो जाली लोग हैं। तो कल को जब हमारी हुकूमत आती है तो फिर तुम हमें ये ना कहना कि जो इनके साथ मुआहिदा हुआ है वो आप पूरा करें, क्योंकि ये तो अवाम के नुमाइंदे अच्छा नहीं है, इस हमने आपको पहले से बता दिया। जी जी तो मुल्क के मामला चल रहे हैं, जी आप देखें कि कहाँ शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब का पेट फाड़ के उनको सड़कों पे घसीटते घसीटते ऐवान सदर तक पहुंचा दिया है। तो ये अपने अपने मफादात की जंग है, ये अपने अपने मफादात के लिए तमाम बिल्कुल बिल्कुल नसीम सिद्दीकी साहब, ये बात आपकी ठीक है, ये बात ठीक है, अपने अपने मफादात की बात है, अपने अपने मफादात के तहत ही उस महमूद अचकजई को सदर का उम्मीदवार बनाया जाता है, जिसको जिनकी तनकीद भी खुद बानी ने की, तहरीक इंसाफ ने की, मौलाना फजल रहमान साहब के घर भी जाया जाता है। अपने अपने मफादात की बात है, और सियासत गेम ही मफादात की है। और जहाँ तक बात सुबकी की है, तो मेरा तो मानना यह है कि आप वो एक्शन करें जो इस पर आप सक्सेसफुल हो सके, और अगर आप नहीं करते, वो सियासत में कोई भी करे, तो बहरहाल वो अगर नहीं होता तो उस पर सुबकी तो का सामना तो करना पड़ता है, अगर कोई महसूस करे तो। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना अरशद साहब, सर, पेशावर हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तनाई दिया कि मखसूस नशिस्तों के जो लोग हैं जिनका इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो नशिस्तें बनती थी, जो उन्होंने कहा कि नहीं बनती, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उनका हल्फ नहीं लेना चाहिए। अब मामला ये है कि हल्फ तो ले लिए गए, पंजाब असम्बली में, सिंध में, कौमी असम्बली में, तो एक नया मैस खड़ा हो जाएगा। तो उधर से अगर ये हलफ ना लिए जाते, तो वैसे भी तो आपके जो हुकूमती इत्तेहादी उनके पास नंबर शंबर पूरे थे, तो ज़रूर इस सारे प्रोसेस में एक ऐसी हिच डालना मकसूद थी। और क्या ये वोट डाल भी पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे? जी काशिफ भाई, इशू ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले जो हैं, आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और वो फैसलाबाद से हैं और मेरा हल्का ननकाना है, तो मैं उनको हर लिहाज से जानता हूं। इशू ये है कि वो बताएं कि उनके अपने एमपी एमएलए पूरे पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का निशान क्या था, उनके कैंडिडेट की तादाद कितनी थी, और कितने जीते कितने हारे, उसका बता दें मुझे। और फिर सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह तो खुद किसी दूसरी इत्तेहाद की टिकट लेकर इलेक्ट होते हैं। जो ईसीपी में लेटर दिया गया है सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से, वो हमने तो नहीं दिया, उन्होंने खुद दिया है कि भाई हमारे पास तो, हमारी लिस्ट तो उस वक्त होगी जब हमारे पास कुछ सीटें होंगी। अब जो टर्म एंड कंडीशन थी, जो पीटीआई को, वो बड़े सियासतदान बनते हैं, लेकिन उनको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कहां से चूचू का मरब्बा इकट्ठा हुआ, और जो उनके हालात थे उनको नहीं पता था इन तमाम चीजों का। वो खुद ही तो 25 जुलाई 2018 को में बैठकर ये सब कुछ करते रहे थे। तो आज अगर वो किसी ऐसी पार्टी में शामिल होते जिनकी अपनी सीटें थी, तो ये कंफ्यूजन, ये मसला, ये मामला पैदा ही ना होता। और फिर वो
राजा नासिर बाद साहब के साथ उनके डायलॉग चलते रहे, जब उधर नहीं बात बनी तो इधर आ गए, और अब इधर आने के बाद एक ईसीपी में एक कानूनी जंग हुई, उनके वकला आए, सब कुछ हुआ। तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट जो है, देखना आप, पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह पंजाब में हाई कोर्ट अलहदा हैं, बलूचिस्तान में अलहदा, सिंध में अलहदा। तो अगर वो उनका आर्डर जो है वो ईसीपी के आर्डर्स को रोकता और वो जो नोटिफिकेशन ईसीपी ने किया था वो कैंसिल होता, तो आज ओथ ना होते। ओथ जो है जब ईसीपी ने नहीं रोका, सॉरी पंजाब या सिंध या फेडरल को, तो फिर वो ओथ तो होना था। तो फर्दर जो भी प्रोसीजर होगा वो देखा जाएगा, वो कोर्ट में होगा। लेकिन ये तमाम मामला जो है ये कानून से बालातर नहीं, ये विदिन पैरामीटर है। ये चीजें जो है ये बिल्कुल अवाम और वकला और हर चीज इस पर तज्जिया दे चुके हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं जी ठीक कि ईसीपी में बेशुमार केसेस हैं। हमारे जो पार्टी मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो उन्होंने भी पिटिशंस की हुई है, बाकी पार्टीजन में की हुई है, और जो प्रोसीजर है कि आरओज ने रिकाउंटर करनी है उसका भी एक टाइम फ्रेम है, उसके बाद ईसीपी है, उसके बाद ट्रिब्यूनल बन गए हैं। तो केस तो जो है वो अपने अपने वक्त के मुताबिक जो है वो हर फोर पे जाएंगे, फिर हाई कोर्ट्स में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और आइन से बलातर कुछ नहीं। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो वकला की टीम माजरत से पीटीआई ठीक हो गया, और लीड ठीक हो कर गया रहे राणा हैं। साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं नसीम सिद्दीकी साहब, राणा साहब, मैं बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं नसीम सिद्दीकी साहब से बात करना चाह रहा हूँ। नसीम साहब, ये जो हलफ उठा लिए गए, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, वो कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट ने हमें रोका नहीं और मुतलका जो रिस्पेक्टिव कोर्ट्स हैं उन्होंने भी नहीं रोका, क्या कहेंगे सर इस पे? जी बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल कानूनी बात है। और मैं कौमी असेंबली का इजलास देख रहा था, उसमें अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जो 12 सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर्स के जो क्लेम करते हैं वो पेशावर से, उन्होंने हलफ नहीं उठाया क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। क्योंकि ये पिटीशन लेके लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, सिंध हाई कोर्ट में भी गए, तो वहां से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने हल्फ उठा लिया है उनका कोई हर्ज नहीं है, और पेशावर के जो मेंबर्स थे उन्होंने हलफ नहीं उठाया। तो ये जरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। दूसरी बात पता है काशिफ क्या है, यहाँ पे कहते हैं जैसे आज कुछ लोग कह रहे थे कि ऐवान सदर से आज पीटीआई का जाला चला गया। देखिए, जो पार्टी होती है जो अपना सदर लेके आती है वो उस पार्टी से ताल्लुक होता है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि अब जो अपना प्रेसिडेंट हाउस में सदर जरदारी साहब होंगे तो वो पीपल्स पार्टी को कोई फेवर नहीं देंगे, गो के वो पूरे पाकिस्तान के सदर होंगे। लेकिन एक नरम गोशा डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का होगा। सदर ममनून थे या दूसरे कोई भी सदर थे, उन मुस्लिम लीग नून की तरफ था। अच्छा देखिए, जब कोई नई चीज आती है ना तो उसका आपको फैसला करना पड़ता है। आइन किस लिए बना है, चीजें किस लिए है कि आप अगर वक्त और हालात बदलते हैं तो उसके हिसाब से फैसला करें। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगता तो ऐसे ही है कि नून लीग का जियाला है। जिस तरह मेरे भाई राणा साहब ने अभी बात की, जब बलोचिस्तान में 2018 में इलेक्शन होते हैं और वहां पे आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और आजाद उम्मीदवारों को जमा करके आप एक बाप पार्टी बनाते हैं इलेक्शन के बाद, फिर उस बाप पार्टी को आप मखसूस नशिस्तें देते हैं, तो ये एक प्रेसिडेंट मौजूद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राणा साहब, जैसे कि इलेक्शन से पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनती है। देखिए बन गई ना, मैं तो बात कर रहा हूँ कि वहां पे बाप पार्टी नहीं थी ना, वो इलेक्शन के बाद बनी है। तो सुन्नी इत्तेहाद की जो राणा साहब ने बात की कि पहले उनका वजूद नहीं था, लेकिन अगर वो जीत के आ गए हैं और एक ही उसके अंडर इतने सारे एमएनएस और एमपीएस आ गए हैं तो उनका तो हक बनता है ना। आपको इलेक्शन कमिश्नर है, आप फैसला करें। लेकिन आपने तो फैसले करने तोशा खाना इमरान खान को सजा, यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, पाइन एप्पल, सब आपने माफ कर दिए, डेटे पे डेटे देते चले जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग आपने फैसला पीटीआई का करना है, पीटीआई का छीनना है। जोर तो जब पीटीआई के खिलाफ रखना है तो फिर जब आपके खिलाफ नहीं मिलेगा तो फिर अगले शोर तो करेंगे ना। बिल्कुल ठीक। मुसरत न्याजी साहिबा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि निगरान काबीना जो फैसले करके गई, जो इक़दाम उन्होंने उठाए, उनको रिव्यू किया जाएगा, उनको देखा जाएगा कि उन्होंने इख्तियारात से बियॉन्ड जाके कुछ किया या नहीं किया।
ये तो यूँ लगता है जैसे मुराद अली शाह साहब जो है वो निगरान काबीना की सर्विलेंस और उनका एहतसाब करने के चक्कर में है। सर काशिफ भाई एक 30 सेकंड्स आपके लूँगी। जो मेरे भाई कह रहे थे कि जिनको सड़कों पे घसीटना था उन्हें सदर पाकिस्तान बनाने चलें, तो मैं उनको ये भी बराबर करवा दूं कि महमूद अचकज़ई के लिए खान साहब ने क्या कहा, परवेज़ इलाही के लिए कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और उस 10 सीटें रखने वाले को आपने सीएम पंजाब बना दिया। शेख रशीद को कहा करते थे कि इसे कोई अपना चौकीदार ना रखे। तो देखें, इस तरह की बातें आप ना कहें कि किसने क्या कहा। मैंने कहा है ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई सियासी और जंग ज़रूर हो सकती है, ज़ातियाती जंग नहीं होती। हाँ, जहाँ तक आपने कहा मेरे सीएम सिंध का, तो देखिए सीएम सिंध ने बिल्कुल सही कहा है काशिफ भाई, इसलिए कि अगर वो अपनी हुदूद को क्रॉस करके अगर कोई ऐसा मतलब उन्होंने दायरा कार से हटकर अगर कोई काम किया है तो लाजमी सी बात है उसका अगर देखा जाए और उसको चेक एंड बैलेंस में लाया जाए तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई गलत हो सकता है। देखिए एक ही चीज़ है, जिस तरह आप पंजाब के अंदर जिसका दिल चाह रहा है, जो कह रहा है कि जी ये नून के लोग हैं, फलां है, तो इस किस्म का जो है ना एलिगेशन लगे ही नहीं, चाहे कहीं भी पॉलिटिकल तो मैं तो कहती हूँ सही है। अगर जब ये जाते हैं जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है किसी की भी हो, और अगर कोई और उनके ख़िलाफ़ बात करता है या उनको कहता है कि अपनी जो तजावीज़ हैं या हदूद को क्रॉस किया है उनके ऊपर बन सकता है, तो इनके ऊपर अगर तहकीकात की जाए तो कोई मैं नहीं समझती हूँ कि मज़ाक़ ख़ेज़ बात होगी। ठीक हो गया। मुस्लिम परवेज़ भाई, ये बताइएगा कि ये जो निगरान हुकूमत का पंडोरा बॉक्स या उनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनकी जो उन्होंने किया उनको खोलने की जो बात है, इसके पीछे आपको क्या थॉट लगती है जी वज़ीर आला सिंध साहब की? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर कोई करप्शन उनके जहन में है कि भाई हुई है या कहीं नाजायज़ जो है ख़र्च हुआ है, तो हो सकता है कि वो उसको चेक कर लें। अच्छा है, चलें चेक हो जाएगा तो इसमें कोई हरज भी नहीं है, मालूम हो जाएगा। देखिए ना, हर जाने वाली हुकूमत का एहतसाब होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कोई तरक्याती प्रोजेक्ट रोके हैं इनके, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं। और नहीं, मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। आने वाली हुकूमत भी करे और अवाम भी करे, दोनों को एहतसाब करना चाहिए। अलबत्ता एक बात जो अभी आई थी, वो आई थी रिगिंग के हवाले से कि रिगिंग हुई है और पोस्ट रिगिंग हुई है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का शायद जो सबसे पहला इंतखाब हुआ वो सदारती इंतखाब था, और उस सदारती इंतखाब में गालिबन 82,000 कौंसलर जो है उन्होंने वोट देना था सदर को। सबसे पहली रिगिंग पहले इंतखाब में हुई और एक जीत गया, एक हार गया। उसके बाद जो है फिर 70 के इंतखाबात, जिसको बहुत आसानी से सब लोग कहते हैं कि बहुत जो है वो दियानतदाराना हुए थे, लेकिन दियानतदाराना वो भी नहीं थे। उसमें भी प्री रिगिंग बहुत पहले से शुरू थी और फिर पोस्ट रिगिंग भी हुई थी। उसके बाद के जितने इंतखाबात हैं सब में प्री रिगिंग, डे रिगिंग और पोस्ट रिगिंग होती रही। अब ये शायद तय हुआ है कि जी डे रिगिंग नहीं करेंगे, लेकिन प्री रिगिंग और पोस्ट रिगिंग होगी। तो इस इलेक्शन में भी बहुत बड़ी तादाद में प्री रिगिंग बहुत अरसे से चल रही थी, जिसका नतीजा जो है बहुत मुख्तलिफ अंदाज में आया है। और पोस्ट रिगिंग जो है वो उसी का तसलसल थी। शायद डे में उस दिन नहीं किया, या वो फॉर्म 45 जो है उनको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, तो नई पोस्ट रिगिंग का तरीका जो है ढूंढ लिया गया। तो ये तो बहरहाल अपनी जगह एक बात है कि पाकिस्तान का कोई भी इंतखाब जो है वो दियानतदाराना और मुनसिफाना जो है वो नहीं हुआ है। अब उसके बाद जो है फिर ये आपने फरमाया था अभी कि असम्बलियों की बात, देखिए 3 जगह केस हुए और तीनों जगह असम्बलियों में मुख्तलिफ बात है। एक जगह तो सिरे से हल्फ ही नहीं लेने दिया गया, दूसरी जगह जो है हल्फ भी लिया और वो वोट भी देंगे पंजाब में, और सिंध में जो है हल्फ ले लिया लेकिन वोट नहीं दे सकते, ये कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। तो ये तीनों जगह जो है मुख्तलिफ अंदाज में बात हुई है। अब देखना ये है कि बाद में क्या होगा। जो बात हो रही है कि फैसला, लगता यही है कि फैसला जो है वो तो यही आएगा कि भाई ठीक है, सब जो आ गए, बस जो मुंतखब हो गए, जिनको मखसूस सीटें मिल गई, वो सारे जो है वो चलेंगे। इसलिए कि हमेशा से, यानी अभी पिछले जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसके बारे में तो जब जजेस तयन होते थे तो पता होता था कि ये जज हैं, अब ये फैसला आ जाएगा, अब ये जज हैं, अब ये फैसला आ जाएगा, ये इसके हक में फैसला आ जाएगा, ये इसके हक में फैसला आ जाएगा। तो अगर आज भी हम इसको असेस करें तो लगता यही है कि वो सारे फैसले जो हैं वो मौजूदा हुकूमतों के हक में ही आ जाएंगे, और जिन्होंने चुनाव हो गया है वो बहरहाल मौजूद रहेंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत न्याजी साहिबा, कल सदर का इंतखाब होने जा रहा है। सदर जरदारी साहब का मुकाबला है महमूद खान अचकज़ई साहब से। बिलावल साहब ने MQM को राज़ी कर लिया। गो कि अभी तक मुझे कोई ऐसी शुनीद लगी नहीं या कोई इम्कान नहीं कि फजल रहमान साहब भी राज़ी हो जाएंगे। तो एक तो इस हवाले से बताइएगा। दूसरा ये है कि MQM फाइनली अपनी बात मनवाने में कामयाब होगी कि बल्दियात को स्ट्रेंथन करेंगे और उसके लिए भले आईनी तरमीम लानी पड़े वो भी करेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं देखिए, तरमीम तो किसी भी चीज़ में अगर बेहतरी के लिए लाई जा सके तो कोई अभाम नहीं है, लेकिन बात दरअसल ये है कि सदर पाकिस्तान अगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब अगर होने जा रहे हैं तो देखिए वो तो नज़र आ रहा है ना। अब महमूद अचकज़ई को अगर उनकी अपनी जमात के लोग, क्योंकि अपनी जमात तो है नहीं ना कि आप किसी और पॉलिटिकल जमात के बंदे को कह रहे हैं कि लाइन ठीक है जी, अगर उनका है अपना नज़रिया है वो जिसको भी दें, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके अपने लोग भी उनसे ज़्यादा बेहतर जो है ना वो जरदारी साहब को समझेंगे कि वो उसको वोट दें। और मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ, ये जो कल का इलेक्शन जो हो रहा है वो इंशाल्लाह ये साबित करेगा कि सबसे ज़्यादा वोट जरदारी साहब को ही पड़ेंगे और शायद PTI के लोग भी वोट दें, क्योंकि मैं नहीं समझती कि महमूद अचकज़ई को वो देंगे, क्योंकि वो नज़रियाती तौर पे वो चीज़ ही नहीं है ना। कि अब देखिए, मैं अगर मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखती हूँ, पीपल्स पार्टी से, देखिए मैं डाई हार्ड वर्कर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मैं मुस्लिम भाई को क्यों वोट कास्ट करूँगी भाई? और अगर मेरी पार्टी ऐसा शख्स ले आती है जिसकी कोई मेरी पार्टी के साथ एफिलिएशन रही नहीं है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो मोहब्बत और उस प्यार से और जज्बे से मैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको वोट कास्ट करेगी ना। तो जरदारी साहब ने पहले भी अगर सदर पाकिस्तान रहे तो उन्होंने डिलीवर्ड किया है। चाहे देखें सदर के अख्तियारात है, उन्होंने वो कन्वर्ट किए, राजी नहीं हुए, देखिए वो उन्होंने कन्वर्ट किए हैं पार्लियामेंट को, वो उन्होंने अपने पास सदारती अहकामात नहीं रखे, वरना पहले तो हर शख्स चाहता है कि जी जो मेरे पास अख्तियारात हो वो बेहतर है। तो मैं समझती हूँ कि अगर बीइंग अ प्रेसिडेंट आते हैं तो वो और बेहतरी इंशाल्लाह लाएंगे और पार्लियामेंट को और मजबूत करेंगे। और जहाँ तक आपने MQM का कहा, इंशाल्लाह MQM भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट को ही वोट करेगी। और फजल रहमान साहब लगता है वो नाराज इसलिए कि शायद वो खुद प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। देखिए ये तो आप उनसे पूछिए, बेहतर पूछें, क्योंकि क्योंकि वो KPK में नहीं जाते हैं कि वो उन्होंने ढाल कोई ना कोई तो देखनी है अपनी भी। मुस्लिम परवेज साहब, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, कहीं पे हलफ हो गए तो वोट नहीं डाले जा सकते, कहीं पे हलफ नहीं लिया गया। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो ख़त लिखा, बात तो उनकी ठीक है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है तो फिर आप कैसे इलेक्शन करवाएंगे? फिर इस इलेक्शन के ऊपर एक नई बहस शुरू हो जाएगी, एक नई कानूनी जंग शुरू होने का इम्कान है। तो अदम इस्तेहकाम तो आगे बढ़ेगा बजाय ख़त्म होने के। क्या कहिएगा सर? देखिए, मैंने तो अभी बताया कि पाकिस्तान में तो कोई भी इंतखाब जो है वो मुनसिफाना और सीधा हुआ ही नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा और आइंदा भी पता नहीं कब तक, कितनी हुकूमतों तक ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए कि आसार फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहे। बाकी रही ये बात, हाँ, बाकी रही ये बात कि उन्होंने ख़त लिख दिया है कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, तो सदर साहब ने भी इसी बुनियाद पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था कि इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक जो कौमी असम्बली पूरी नहीं है, लेकिन हो गया सब कुछ, तो ये भी हो जाएगा। तो इसकी तो कोई फिक्र मेरा ख्याल है हमें होनी नहीं चाहिए। हमें तो मस्बत प्रोग्राम देते रहना चाहिए कि आगे चलने के लिए, मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए, गरीब की हालत को बेहतर बनाने के लिए, गैस के, बिजली के और दीगर चीज़ों को जो है रेट कम करने के लिए, और जो तो लोगों के माशी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, जो बेरोजगार हैं वो उनको, जी मुस्लिम भाई, जो बिलावल साहब को एग्री कर लिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि बल्दियात को स्ट्रेंथन करेंगे, निचली सतह पर इख्तियारात लेके आएंगे, ये तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। मैं इस पर बता देता हूँ। पहले तो मैं कह दूँ, देखिए राज़ी तो मैं अभी अपनी बहन को भी कर लेता हूँ, कह रही थी मैं मुस्लिम भाई को क्यों वोट दूंगी, मैं तो पीपल्स पार्टी की हूँ। ये इंशाल्लाह बहन भाइयों का मामला है, हमेशा बहनें जो हैं भाइयों की फेवर करती हैं तो मुझे वोट दे देंगी। बाकी रही ये बात, देखिए मैं आज से नहीं अरसे दराज से ये बात कह रहा हूँ कि निचली सतह पर, आपके भी प्रोग्राम में मैं ये बात कह चुका हूँ, निचली सतह पर जितने इख्तियारात मुंतकिल हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें, और इसको वहाँ से भी, यानी जो हमने कौम के उसमें रखा हुआ है
आप कह लें मरकज़ी सतह पर जो रखे हुए हैं डिपार्टमेंट, उनको जिनको सूबे में डिवॉल्व करना है उनको सूबों में डिवॉल्व करें। सूबे जो है निचली सतह पर ज़्यादा ज़्यादा ये प्रोग्राम दे दें, उनको डिवॉल्व कर दें। जितना निचली सतह पर डेवलपमेंट हो सकती है, जितना निचली सतह पर काम हो सकता है, ये अलग चीज़ जी, है। ठीक। बाकी रही ये बात कि उन्होंने बिलावल साहब को राज़ी कर लिया, तो बिलावल साहब ने ये उनको हाँ तो नहीं कह दिए। बिलावल साहब को उन्होंने बात की है। जी, जी। मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि हमारा तो पहले ही जो है हम दे चुके हैं, हमें तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये बात जो है, ये तो बिलावल ठीक। साहब और मैं मुराद अली शाह साहब जब मिलकर बैठेंगे और आपस में बात करेंगे, तो अब वो कौन जी, सी जी। बात जो है वो दुरुस्त होगी, कौन सी नहीं। फिर उसके लिए एक और चीज़ भी होगी, और वो कानूनी बात है जी, कि जी। जब तक आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी किसी भी अमेंडमेंट लाने के लिए, उस वक्त तक कैसे किया जाएगा। तो पता नहीं उस वक्त तक क्या 2/3 की पोजीशन बनेगी, कितनी बनेगी। ये तो एक बहरहाल जी, ठीक। जो है सब लोग मिलकर, और मैं ये कहूँ कि जो ये कह रहे हैं कि जी हमने राज़ी कर लिया, हो सकता है कि वो बाद में ये कहें कि क्योंकि वो हमेशा हर हुकूमत के साथ तो रहे हैं ना, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि उन्होंने जी, कुछ हासिल ठीक। कर मुस्लिम लिया भाई, हो। आपका पॉइंट आ गया सर। भाई मैं तो मसबत आपका बात ही पॉइंट आ कर गया देता सर। हूँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। राना अरशद साहब, सर ये कोई शुनीद है यहाँ पे शहर इक़्तिदार में कि शायद मुशीर दाखिला ला रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, फिर उनको सेनेटर भी बनवा रहे हैं, फिर चेयरमैन पीसीबी भी वही रहेंगे। क्या आपकी पार्टी के अंदर इसके ऊपर कोई गुफ्तगू है, या सिर्फ ये स्पेकुलेशंस है, या आपको कोई अच्छा तगड़ा वज़ीर दाखिला नहीं मिल रहा शहबाज शरीफ साहब को? मैं समझता हूं कि अभी ये चीजें अंडर डिस्कशन है। ये आपने देखा ठीक। था कि कल और परसों दिन भर खबर राणा सनाउल्लाह साहब के मतलब चलती रही, और राणा सनाउल्लाह साहब ने जी, जी। क्योंकि अब फैसला नहीं किया कि वो सेनेट में जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन ये अभी फाइनल बात नहीं है नकवी साहब के मतलब या किसी और के मतलब। ये अंडर डिस्कशन है जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और इत्तेहादियों में हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज मिलेगी। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज का अच्छा, जो दिन है ये गुड न्यूज़ मोहसिन नकवी साहब के फ्राइडे हवाले के से नाम मिलेगी पे या किसी और होगा। के हवाले से? मैं समझता हूं कि नकवी साहब रेस में जरूर हैं, लेकिन अभी फाइनल ठीक। नहीं हुआ कि नकवी साहब ही होंगे। पॉइंट इज, आज मैं अर्ज ओके। करना चाह रहा हूं कि ठीक। आज डॉक्टर आरिफ अली का आखिरी दिन है बतौर सदर। जो उन्होंने बतौर पीटीआई का टाइगर होने का रोल प्ले किया 5 साल, 5.5 साल, उनका हक बनता है, तो उनको यही करना चाहिए था। जैसे पार्लियामेंट का इजलास उन्होंने नहीं बुलाया, यानी वो काफी जगह पर उन्होंने वायलेशंस भी की। लेकिन मैं समझता हूं कि कल एक अच्छा दिन होगा। जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट बनेंगे, और पंजाब में इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से जीत रहे ठीक हैं। हो गया। आज ठीक। गवर्नर हाउस में बिलावल साहब आए थे, बिल्कुल मलिक ठीक। नवाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई है, और शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, हम पूरे ऑन बोर्ड हैं। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत को मजबूत होना है, महंगाई को खत्म करना है, लेकिन कानून की जो बिल्कुल ठीक। वायलेशन है, हम लोग हैं 28 मई वाले एटमी प्रोग्राम देने वाले, और वो 9 मई वाले हैं। फर्क जरूर है, और बिल्कुल फर्क ठीक। होना भी बिल्कुल ठीक। चाहिए, राम और साहब, इन आपका चीजों पॉइंट को आ गया देखकर सर। भी। नसीम सिद्दीकी साहब, अच्छा सही साहब ने खत लिखा कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, जो कि बात भी ठीक है, लेकिन उनकी उस एप्लीकेशन को नहीं कंसीडर किया गया। 12 इलेक्शन प्रेसिडेंशियल होने जा रहे हैं। आप इस बात से एग्री हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अचकजई साहब को 100% वोट देंगे, जरदारी साहब को वोट नहीं देंगे, जैसे मुसरत न्यारी साहब ने क्लेम किया? क्या कहेंगे सर? देखिए, मुसरत न्याज़ी साहब जिस तरह बात कर रही थी ना, देखें बात हो रही थी नजरियात की। तो जब नजरियात की बात अगर आ जाती तो पीपल्स पार्टी की तो बहुत बड़े नजरियात है, बहुत जबरदस्त पार्टी रही है। आप देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो उसके बानी थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद उन पे थी, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज करके शहबाज शरीफ साहब को 2 दफा वोट दिया। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जी वो मुस्लिम ठीक। भाई को वोट नहीं देंगे, ये अलग है। या नजरिया जरूरत है और अपनी बंदर बाट है, आपने ठीक। हिस्सा लेना होता है। ठीक। आपको इमरान खान ने पहले किया था कि ये सब लोग जो है ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और आप देख रहे हैं कि कितने इख्तलाफात ठीक। के बावजूद इकट्ठे हो गए हैं, और अपना इन्होंने सारे मामला आगे लेके चल रहे हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आती, जैसे आप एमक्यूएम की बात कर रहे थे, सर। एमक्यूएम को वजारत क्यों सर। चाहिए, सर। उनको गवर्नर क्यों चाहिए? वो कहे पीपल्स पार्टी से कि आप सिंध की बहुत बड़ी पार्टी है, आपका सदर मुमलिकत बनने जा रहा है, हमारी सिर्फ ये फरमाइश आपसे है कि आप कराची में तरक्की लाएं, आप सिंध में तरक्की लाएं, आप हैदराबाद में तरक्की लाएं, क्योंकि जी आपने बेसिकली जिस तरह सर। ने भी बात, जमहूरियत ठीक। पनपनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, तो आपने जो भी मामलात है
वो अवाम के लिए मांगे। आप अपने लिए क्यों मांगते हैं जी कि हमें गवर्नर बना दें? अभी जिस तरह वजीर दाखिला की बात हो रही, तो क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो इतने कद-आवर सियासतदान है वो खत्म हो गए, जो आपको मोहसिन नकवी को सेनेट में लाके अपना जो है वो उनको आप वजीर दाखिला बनाने की बात सर कर रहे हैं? ठीक हो ऐसी क्या, ये नेपोटिज्म है, ये सिर्फ अपने नसीम भाई, लोगों को ऑब्लाइज करने वाली बात है, ये मेरिट पे काम नहीं हो रहा। ठीक आपने हो देखा गया। ना कि फार्म पे बने वजीर आजम आज जी जी, बाहर मैं राना निकल साहब के आपके सूट पास आ रहा हूँ। इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो जो उनकी मनसब के शान शान नहीं था बिल्कुल भी। हम सबकी इज्जत करते हैं, ठीक है, आपका सबकी पॉइंट इज्जत आ गया मोहतरम सर। नसीम है, जो मनसब है उसका भी एहतराम होना चाहिए। जी जी ठीक, नसीम भाई आपका पॉइंट आ गया। राना साहब बिल्कुल शॉर्ट सा कमेंट दरकार है सर, टाइम बिल्कुल बिल्कुल क्लोज हो गया। मियाँ शबाशी साहब मियाँ नवाज शरीफ की क्यादत में बेहतर डिलीवर करेंगे। हम बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा ठीक, वाले भाई हैं, उनको भी हम डेवलपमेंट फंड सब कुछ फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन उनको अपना रवैया बदलना होगा। जी उनको रवायात जी अच्छी ठीक, कायम करनी चाहिए कि अगर वहां जीतते हैं तो कहते हैं वेल डन, और अगर वो असेंबलियों के अंदर रुकावट डालेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर जो कारकुन होते हैं या जो इलेक्ट होके आते हैं वो अपनी बात करते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो अपनी बात ठीक हो को गया। वतन दिलाने की कोशिश करेंगे। आप देखें कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहब ने राना साहब अल्हम्दुलिल्लाह टाइम रिजल्ट बिल्कुल शुरू शॉर्ट किए है हैं, वो आज सर, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपका, राना अरशद साहब आपका, मुसरत न्याई साहिबा आपका, मुस्लिम परवेज साहब आपका। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने देखी, हमने आपके सामने रखी। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।